नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी क्लास 12th में हैं और इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग संपूर्ण इंग्लिश की तैयारी वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपकी कराने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो में आपका इंग्लिश का 100 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका सेक्शन ए जो कि आपका रीडिंग सेक्शन होता है, जिसमें आपका एक अनसीन पैसेज आता है, उसको भी सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी आपका जो यहाँ पर आर्टिकल और लेटर राइटिंग होता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, 20 नंबर का ये आएगा। और आपका यहाँ पर देखिए नंबर की भी बताए गए हैं, जैसे कि 15 नंबर का आपका पैसेज है, 20 नंबर आपका लेटर राइटिंग और जो है आपका यहाँ पर आर्टिकल का होगा। और सेक्शन सी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सेक्शन सी जो है ना, इसमें आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि भैया इंग्लिश ग्रामर में हम कैसे करेंगे क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर 25 नंबर आपका ये भी पक्का मैं कराने वाला हूं। अभी सबसे पहले हम लोग इसी से शुरुआत करेंगे, फिर आपका सेक्शन डी में आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर इसकी कैसे करनी है। ठीक है, तो 40 नंबर का ये आएगा, यानी कि कुल मिलाकर आपका जो 100 नंबर है इंग्लिश का क्लास 12th में। ठीक है, तो खास तौर पर यूपी बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा हम लोग 100 नंबर क्लियर करने वाले हैं। चलिए, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो के माध्यम से ही आप यहाँ पर अच्छी तरीके से तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो पहले मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग सेक्शन डी की तैयारी करेंगे। ठीक है, सेक्शन डी जो आपका ग्रामर पोर्शन है, आखिरकार ग्रामर में कैसे क्वेश्चनों को करना है, क्योंकि काफी बच्चे इसी में ज्यादातर प्रॉब्लम इनको हो रही है, तैयारी आप नहीं किए हैं। तो चलिए सेक्शन डी सी सॉरी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ग्रामर से। ठीक है, तो ग्रामर में देखिए सबसे पहला जो पोर्शन आपका आता है वो होता है आपका नरेशन, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसमें देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने रहेंगे टोटल, तो आप यहां पर याद रखिएगा आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। 2 में से किसी एक क्वेश्चन को आपको करना होता है। तो यहां पर आपको चलिए मैं कराता हूं किस प्रकार से क्वेश्चनों को आपको करना है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया, अब मैं आपके सामने इसको करूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, यहां पर टोटल पूरा एग्जांपल के तौर पर समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहां पर दिया गया है कि ही सेड दिस इज माय बुक, यानी कि उसने कहा यह मेरी बुक है, यानी किताब है। तो अब इसको यहां पर आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, यानी कि इसको आप लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे समझिएगा, काफी सिंपल सा है। देखिए ही सेड है ना, तो इसको पहले आप लोग यहां पर लिखेंगे इसका ही तो आपका हो गया। अब यहां पर क्या है सैड, तो आप लिखेंगे सैड, तो ये सैड हो गया यहां पर इस प्रकार से। ठीक ना, अब यहां पर देखिए आपका फिर कॉमा है, फिर यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा है, समझिएगा यहां पर। तो इसको आपको वाक्य को जोड़ने के लिए यहां पर जब सिंपल वाक्य है तो आपको क्या लगाना पड़ता है, तो दैट को। ठीक है, दैट का प्रयोग करना होता है। तो ही सेड दैट। अब इसमें आइए यहां पर आपका कुछ चेंजेस होगा, जैसे दिस है तो इसको आप यहां पर ही के अनुसार जब चेंज करेंगे तो यहां पर आपका दैट हो जाएगा। तो दिस को आप क्या कर देंगे, यहां पर दैट बोलेंगे, डबल हो गया, तो यानी कि आपका देखिए एक दैट, तो इसको जोड़ने के लिए है दोनों को, और दिस को आप लोग दैट में चेंज कर दिए, तो दैट हो गया। और यहां पर इज जो है आपका ये किसमें, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो देखिए यहां पर इज को आप वाज में चेंज करेंगे, तो यहां पर आपका हो जाएगा ये वाज, दैट वाज। और यहां पर माई, तो ये आपका क्या होगा यहां पर हिज में, तो हिज हो गया। और बुक्स यहां पर है तो आप बुक लिख देंगे। तो सिंपल है, देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा ये वाक्य बन चुका है। ही सेड दैट वाज हिज बुक। तो ये आपका क्या है, इस प्रकार से इसका सिंपल तरीके से हमने बना दिया। अगर आपको मान लीजिए वहां पर पूरा तरीके से नहीं आ रहा तो क्या करेंगे आप लोग, कम से कम दैट का प्रयोग जरूर करके दोनों को जोड़ने के लिए करके आएगा, अगर सिंपल सा वाक्य दिया हो। ठीक है, जैसे सेकंड नंबर में यहां पर आप देखिए दूसरा दिया गया है कि ही सेड यू आर ए स्टूडेंट, उसने कहा कि तुम एक छात्र हो। ठीक है, तो ही सेड यू आर ए स्टूडेंट। इसको देखिए कैसे बदलेंगे, तो ये भी काफी सिंपल सा है। इसको बदलने के लिए यहां पर आप लोग ही है ना, तो लिखेंगे ही। ठीक है, ही फिर क्या है सैड, तो लिखेंगे सैड। अब यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि दैट का प्रयोग आपको करना है, दोनों को जब यहां से कॉमा हटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा दैट। ठीक है, ही सेड दैट। अब यहां पर यू है तो इसको क्या करेंगे, ही कर देंगे। ठीक है, ही। और आर है तो यहां पर मैंने बताया कि इसको आप वाज में बदलेंगे, क्योंकि ही है ना, तो ये आपका क्या है एक वचन है, तो इसमें आप लोग वाज लगाएंगे। और यहां पर इसके बाद ही वाज, और फिर क्या है ए स्टूडेंट, तो आपका पूरा यहीं पर लिख देंगे आप लोग ए स्टूडेंट। ये सिंपल है यहां पर लिखना, तो ए स्टूडेंट इस प्रकार से देख सकते हैं
यहाँ पर ये भी पूरा वाक्य हमारे सामने चेंज हो चुका है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर और भी काफ़ी सारे वाक्य मैं आपको कराने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहेगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट। जितने भी बच्चे बोल रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर की तैयारी नहीं हुई है, टेंशन नहीं लेना। अब आपको इसी प्रकार से वीडियो जब आएंगी तो आप उनको देखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप जो है यहाँ पर इंग्लिश में नंबर लेकर आने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द सन सेट इन द वेस्ट, यानी कि जो अध्यापक है उन्होंने कहा कि जो सूरज है वो पश्चिम में अस्त होता है। यहाँ पर कहा गया ना सन सेट इन द वेस्ट, मतलब पश्चिम में क्या होता है, सूरज अस्त होता है। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, तो द टीचर सेड, ये तो सही है, तो ये तो काफ़ी सिंपल है। टीचर ने बोला कि हाँ सूरज जो है पश्चिम में अस्त होता है, तो इसमें कोई भी देखिए ना ही टीचर आदेश दे रहा है ना, कि आप लोग वहाँ पर आस्केड या कुछ ऐसा करके कहें, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं लगाना। सिंपल सा बनाएंगे, लिख देंगे द टीचर, तो यहाँ पर आपको लिख देना है द टीचर, TEACHER, द टीचर सेड, तो सेड को आप यहाँ पर लगाइए सेड। फिर जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर जोड़ने के लिए, दैट, तो यहाँ पर लगा देंगे दैट। फिर है द सन सेट इन द वेस्ट, तो यहाँ पर आप समझिएगा द सन सेट इन द वेस्ट, कुछ भी नहीं बदलना आपका, ये पूरा का पूरा वाक्य किसी प्रकार से, क्योंकि इसमें कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते है ना। तो लिख देंगे द सन मतलब सूरज, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि पश्चिम में अस्त होता है सूरज, ऐसा किसने कहा, टीचर ने। तो दैट का प्रयोग कर देंगे, पूरा आपको वैसे ही उतार देना है। अगला देखिए नंबर 4, ही सेड आई विल कम हियर। अब इसको देखिए, यहां पर आपका दिया गया ही सेड, तो अब यहां पर तो आप पहले इसको पूरा लिखिए, क्योंकि जैसा आपको मैं नियम बता रहा हूं वैसे ही करना। आपको शुरू का वाक्य पूरा लिख देना, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ही अगर मान लीजिए कोई आदेश या कुछ ऐसा होता, रिक्वेस्ट कर रहा होता, वाक्य में समझ में आता, तो आप रिक्वेस्टेड करते, आस्क्ड कहते, कुछ भी जैसे कि कोई किसी को आदेश दे रहा है, उस हिसाब का अगर वाक्य आपको समझ में आता है तब कोई चेंजेस करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, ही सेड, और फिर यहाँ पर लिखेंगे, इसको सेड को लिखिए, ही सेड। फिर देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको जोड़ने के लिए जब यहाँ पर कॉमा और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो ही सेड दैट, फिर इसके बाद यहाँ पर आई है, तो आई को क्या करेंगे, इसको ही के अनुसार यहाँ पर कर देंगे, इसको ही, है ना। और बिल जो है ये आपका वुड में चेंज हो जाएगा, तो WOULD, ही वुड। अब यहाँ पर जो कम है इसका कर देंगे गो, और यहाँ पर क्या है, हियर, तो इसको कर देंगे देयर, THERE, है ना। तो ही सेड दैट ही वुड गो देयर, इसको इस प्रकार से चेंज कर देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है कि राजेश सेड, राजेश ने कहा आई बॉट ए कार एस्टरडे। एस्टरडे मतलब क्या होता है, जो बीता हुआ कल, है ना। टुमारो मतलब कि जो आने वाला कल होता है, और एस्टरडे मतलब बीता हुआ। तो राजेश ने कहा कि मैं जो है बीते हुए कल जो है एक कार खरीदा। तो अब यहाँ पर देखिए राजेश ने कहा था, यहाँ पर सिंपल है, तो आप पहले उसको इसी प्रकार से लिखेंगे, राजेश सैड, ठीक है, कुछ भी नहीं यहाँ पर चेंज करना। इसी प्रकार से देखिए नरेशन आते हैं, राजेश सैड, ठीक है, SAID, और जैसा कि मैंने बताया कि आपको दैट लगाना है यहाँ पर, है ना, सैड दैट। फिर इसके बाद यहाँ पर है आई बॉट ए कार, मैंने खरीदा एक कार, है ना। एस्टरडे मतलब बीते हुए कल में। तो अब इसको क्या करेंगे, आई को देखिए, मतलब आप क्या कर सकते हैं, ही, मतलब राजेश ने कह रहा, किसी से कहा है उसने, तो यहाँ पर ही कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर बॉट ए कार, तो यहाँ पर आपको इसमें एक जो है हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। मतलब आप क्या करेंगे, बीते हुए कल में, है ना, तो इसमें आप एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि होगा हैड, ही हैड, है ना, ही हैड। और यहाँ पर बॉट को आप करेंगे, यदि आपका क्रिया है, ठीक है, तो VOUGHT बॉट, और फिर क्या है, ए कर देंगे। कार है तो आप यहाँ पर लिखेंगे कार, और आपको पता है एस्टरडे को काहे में चेंज करते हैं, तो प्रीवियस डे में, है ना, ये याद रखिएगा। एस्टरडे को प्रीवियस डे और टुमारो को नेक्स्ट डे, है ना। तो PREVIOUSDAY, प्रीवियस डे।
इस प्रकार से। तो ये आपका इसका पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका जो इंग्लिश ग्रामर में नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है, देखिए आपका संश्लेषण। दो वाक्य दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज फैक्ट। मतलब सूरज हमारा जो है ना, जो सूर्य भगवान है, सूर्य हैं जो, वो कहते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि पूरब में उदय होता है सूर्य का, और यह एक तथ्य है, दिस इज ए फैक्ट, है ना। तो चलिए दो वाक्य हैं और इसको एक में संश्लेषित करना है, मिलाना है, यही होता है सिंथेसिस, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए आप समझिएगा, बहुत ही आसान होता है ये, है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग पूरा अंत तक देखिए। हर एक टॉपिक आपको यहाँ पर मैं इंग्लिश का कराने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले इसको देखिए, कहा गया कि दिस इज फैक्ट, इन दोनों को मिलाना है। तो लिखेंगे कि यह एक तथ्य है, मतलब दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट। फैक्ट मतलब होता है तथ्य, ठीक है। क्या होता है? तथ्य। दिस इज फैक्ट दैट, अब इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर मिलाएंगे दैट, इन दोनों को, है ना। यहाँ पर देखिए कॉमा था ना, तो दो वाक्य बने थे, दोनों को एक करना है। तो दैट, और फिर यहाँ से आइए द सन RIAS, राइजेस मतलब उदय, है ना, उदित होना। राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है कि दिस इज फैक्ट दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। यह एक तथ्य है जो कि सूरज हमारा पूरब में उदित होता है। क्लियर है ना। तो ये हमारा आपका पूरा वाक्य बन चुका है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला सेकंड नंबर है, यहाँ पर कह रहा है कि सी इज रिच, वह अमीर है। सी इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह प्रसन्न नहीं है। तो देखिए दो वाक्य ने यहाँ पर, एक देखिए पॉइंट है ना, कॉमा लगा है। तो एक ये हो गया कि वह अमीर है और वह हैप्पी नहीं है, तो दोनों को मिला के लिखना है। चलिए कैसे लिखेंगे सिंथेसिस में समझिएगा। यहाँ पर इसका बनेगा कि सी इज, ठीक है ना, सी इज क्या है वो, वेरी, सी इज रिच, मतलब कि वह क्या है, अमीर है। तो लिखेंगे सी इज रिच, है ना, RICH, सी इज रिच। और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सी इज नॉट हैप्पी, तो यहाँ पर आप इसको जोड़ने के लिए लगाएंगे YET, एट सी इज नॉट हैप्पी, इतना कर देना है यहाँ पर, ठीक है ना, HAPPY। तो सी इज रिच एट सी नॉट हैप्पी, तो दोनों को जोड़ने के लिए YET यहाँ पर आप लगा दिए, एट का प्रयोग कर दिए, तो वाक्य हमारा पूरा जुड़ गया और एक वाक्य आपका संश्लेषित होके ये बन चुका है, ठीक है। तो दो हो गए, और भी कई सारे यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ, देखिए इनको समझ लीजिए, बाकी आप अपने से थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आराम से इनको आप कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर, इसमें इसको आप करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया कि ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता। अब देखिए इनको दोनों को मिलाना है। कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है तो उतना तेजी से मतलब वो दौड़ नहीं सकता, रन नहीं कर सकता, है ना, फास्ट तरीके से। तो चलिए बनाते हैं, कैसे आएगा समझिएगा थोड़ा सा। जब इसको आप बनाएंगे ही इज वेरी फैट, अब इसमें आपको दोनों को मिलाना है। तो ऐसा करिए, आप क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे ही इज, वेरी की जगह पर आप इसको मतलब वेरी मतलब बहुत ज्यादा, तो कर देंगे ही, और फिर इसके बाद यहां पर इज, तो यहां पर वेरी की जगह पर आप प्रयोग कर दीजिएगा TOO, ही इज टू फैट, ठीक है, ही इज टू फैट। और इसके बाद यहां पर आपको क्या कर देना है, ही कैन नॉट रन, तो इसको क्या कर देंगे, टू रन फास्ट, यहां पर कर देंगे फैट, और फिर आपको लगा देना है टू, और यहां पर रन फास्ट, है ना, वह तेज नहीं दौड़ सकता क्योंकि वह मोटा है। तो ही इज टू फैट टू रन फास्ट, तो उसको दौड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। बस यहां पर इसका आपका यही बनेगा। अगला देखिए, यहां पर आपके सामने नेक्स्ट वाक्य आपके सामने आ चुका है। इसमें कहा गया कि द थीप सॉ द पुलिसमैन, चोर ने पुलिस को देखा, ठीक है ना, द रन अवे, और वह भाग गया, ठीक है ना। तो यहां पर इसको आपको बनाना है। चलिए इसको मिलाते हैं। यहां पर पहले है कि द थीप सॉ द पुलिसमैन, यहां तक है ना एक वाक्य, और फिर है द रन अवे, वह भाग गया। तो चलिए मिलाइए और फिर बनाइए। यहां पर लिखेंगे, यहां पर बनाने के लिए लिखेंगे ऑन सीइंग, यानी कि देखा, उसने देखा, किसने, चोर ने, ऑन सीइंग द पुलिसमैन, ऑन द सीइंग पुलिसमैन, मतलब इसका क्या है समझिएगा थोड़ा सा, POLICEMAN, ठीक है ना। ऑन सीइंग द पुलिसमैन, पुलिस वाले को देखकर या पुलिसमैन को देखकर, द थीप यानी कि चोर, द थीप
द थीप, और फिर क्या करना है आपको, रन अवे, ठीक है ना, रन अवे, यहां पर आपको ऐसे कर देना है। बस यहां पर है ऑन सीइंग द पुलिस, मतलब पुलिस वाले को देखकर चोर भाग गया। तो आप क्या किए, देखिए यहां पर पूरा एक वाक्य बना दिए, दोनों को सम्मिलित करके या संश्लेषित, इसी को कहते हैं संश्लेषित करके, मिला करके, ठीक है ना। तो ये आपका एक पूरा का पूरा वाक्य बन चुका है। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ग्रामर में आपका अगला जो टॉपिक आएगा वो होगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, देखिए यहां पर आपका वाक्य दिया रहेगा और इसमें आपका ब्रैकेट में वाक्य को किस रूप में बनाना है वो चीज लिखा जाएगा। जैसे आपके सामने है आई एम सर्टेन दैट ही इज ऑनेस्ट। अब इसको सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है, इस प्रकार से आपका दिया रहेगा और यहां पर आपको सिंपल सेंटेंसेस को बनाना है। यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब डायरेक्ट आपको चेंज करना है जो ब्रैकेट में दिया रहेगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो देखिए वाक्य आपका क्या कह रहा है, इसको समझिएगा थोड़ा सा, फिर हम लोग करते हैं इसको सिंपल सेंटेंस। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि आई एम सर्टेन दैट ही इज ऑनेस्ट, मुझे यकीन है कि वह ईमानदार है। देखिए वाक्य कह रहा है कि मुझे यकीन है, कि इसमें कहा गया मतलब कि मुझे यकीन है कि वह ईमानदार है, किसी के बारे में कहा गया है। अब इसको कहे में बदलना है आपको, तो सिंपल सेंटेंसेस में, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस देखिए इसका कैसे बनेगा, यहां पर इसका आएगा कि ही सर्टेनली, मतलब वह निश्चित रूप से ईमानदार है। आपको ऐसा बनाना है कि मुझे यकीन है कि वह ईमानदार है, तो इसको आपको बनाना है कि वह निश्चित रूप से ईमानदार है। तो दोनों एक ही बात है ना। तो यहां पर देखिए हो जाएगा कि ही इज यहाँ पर सर्टेन है ना, तो इसको कर देंगे सर्टेनली, CERTAINLY, ठीक है ना, सर्टेनली ऑनेस्ट। बस इतना आपको कर देना है, HONEST। बस देखिए अब इसमें समझिए क्या चीज हमने चेंज किया, तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर हमने ही इज इतना बस लगाया IM की जगह पर, मतलब मुझे यकीन है कि वह ईमानदार है, तो यहाँ पर हो गया कि ही इज सर्टेनली ऑनेस्ट, वह पूर्ण रूप से ईमानदार है। तो कुछ भी चेंज तो नहीं हुआ यहाँ पर, बस सिंपल सेंटेंस आपका बन गया। बस इतना करना होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में। अब देखिए जैसे यहाँ पर नेक्स्ट वाक्य दिया गया है कि ही गेव मी ए रूपी। अब इसको कहे बदलना है तो पैसिव वॉइस में, देखिए इसी प्रकार से ब्रैकेट में आपको जो है वाक्य के सामने दिया रहेगा कि कहे में आपको चेंज करना है। तो चलिए इसको बदलते हैं हम लोग पैसिव वॉइस में। कैसे बदलना है, यहाँ पर कहा गया कि ही गेव मी ए रूपी। तो अब इसको ए रूपी को आप ये देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले आप सब्जेक्ट में बनाएंगे, पैसिव वॉइस का नियम होता है। तो ए रूपी आप क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पर बनाएंगे सब्जेक्ट, तो कर देंगे ए और फिर क्या है रूपी, तो यहाँ पर RUPPE, ठीक है, RUPPE। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको आपको चेंज करना है, ही गेव मी ए रूपी। तो यहाँ पर इसको लगाएंगे आप वाज, और फिर इसके बाद यहाँ पर गिव है ना, तो थर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, गिव गेव गिवेन। तो यहाँ पर इसमें लगेगा गिवेन है ना, GIVEN गिवेन। फिर क्या है मी, और यहाँ पर हो जाएगा बाई, और ही को आप कहाँ में चेंज करते हैं, तो हिम में, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हिम। तो ये आपका बना ही ए रूपी वाज गिवन बाई मी, उसके द्वारा मुझे 1 रुपये दिया गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर है बेंगलोर इज द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स। इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है आपको। वाक्य कह रहा है कि जो बेंगलोर है, बेंगलोर सिटी, वो क्लीनेस्ट है इंडिया, यानी कि इंडियन भारतीय टाउन मतलब कस्बों में, भारतीय कस्बों में सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट मतलब साफ सफाई का जो ध्यान रखा जाता है, या क्लीन है, साफ जो मतलब कस्बा है, क्षेत्र है, वो बेंगलोर है, ठीक है। तो चलिए इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसको बदलने के लिए नो अदर, ठीक है, क्या लिखेंगे, नो अदर। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा, नो अदर टाउन, नो अदर टाउन्स ऑफ इंडिया, टाउन्स ऑफ इंडिया इज सो क्लीन एज बेंगलोर। अब इसका मतलब क्या है भैया समझिए, यहां पर हमने बदला कि नो अदर टाउन ऑफ इंडिया इज सो क्लीन एज बेंगलोर, मतलब यहां पर वाक्य कह रहा था कि बेंगलोर सबसे ज्यादा क्लीन है भारतीय कस्बों में, और यहां पर कर दिए हम लोग कि नो अदर, बेंगलोर से ज्यादा कोई और क्लीन जो है टाउन या कस्बा नहीं है, नो अदर, इसके अलावा, है ना। तो क्या हो गया, आपका वाक्य का अर्थ निकल रहा है वही, बस चेंज हमने कर दिया पॉजिटिव डिग्री में। तो इस प्रकार से आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आएगा। तो आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। बस वाक्य को समझिएगा कहे में बदलना है, ब्रैकेट में सामने दिया रहेगा। जैसे नेक्स्ट यहां पर देखिए
देखिए अगला टॉपिक है आपका नंबर 4, सिंटैक्स। इसको बोलते हैं विन्यास। सिंटैक्स को क्या बोलते हैं? वाक्य विन्यास। तो अब इसको चलिए देखिए वाक्य को कैसे करना, हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर। एंटोनियम, साइनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपका यहाँ पर होमोफोन्स, सारी चीजों को अभी समझने वाले हैं। तो बस क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक कर देना अभी तक नहीं किया, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही वीडियो आपके लिए आने वाले हैं तो आपसे एक भी वीडियो जो है ना मिस ना हो, बस ये ध्यान रखिए। चलिए करते हैं। यहां पर आपके सामने इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। देखिए भारत जो है हमारा, अब आपने देखा होगा क्रिकेट तो आप देखते ही होंगे, तो इंडिया इज कॉन्फिडेंट, भारत को पूर्ण विश्वास रहता है कि भैया पाकिस्तान को हम हरा देंगे मैच में, ठीक है ना, क्रिकेट में। तो यहां पर वाक्य आपको क्या कह रहा है कि इसको आप सिंटैक्स बनाइए इसका, ठीक है। तो यहां पर चलिए इसको क्या करेंगे, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। क्रिकेट में पाकिस्तान को हराने के लिए भारत जो है हमेशा अपने आप में पूर्ण विश्वास रखता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहां पर देखिए इसका बनेगा क्या, यहां पर वाक्य लिखेंगे इंडिया, INDIA, इंडिया इज, और फिर क्या, कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग, BEATING, बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। तो यहां पर कुछ भी ऐसा चेंज करने लायक मुझे नहीं दिख रहा। आप समझिए ऐसे भी वाक्य आते हैं एग्जाम में जिनमें कुछ बदलना ही नहीं होता, वो आपको चेक करना चाहते हैं कि क्या आप अपने आप में पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं कि नहीं। जिस प्रकार से भैया इंडिया विश्वास रखता है कि हाँ हम पाकिस्तान को हरा देंगे, तो क्या आपके अंदर भी कॉन्फिडेंट है कि वाकई ये सही है? जी हाँ सही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पाकिस्तान इन क्रिकेट, PAKISTAN, पाकिस्तान इन क्रिकेट, ठीक है ना। ये हमारा बन चुका है पूरा सही तरीके से। तो इंडिया इज कॉन्फिडेंट बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, यहां पर नेक्स्ट नंबर है आपका दूसरा, मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। दूध जो होता है मिल्क, वो ज़्यादा अच्छा माना गया है चाय से, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर इसको बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर कैसे आखिरकार बनेगा। तो मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, तो इसमें थोड़ा सा बदलना है एक चीज़। क्या बदलना है, चलिए यहाँ पर जैसे हमने इसमें बदला था, टू के स्थान पर ऑफ का प्रयोग किया था, है ना, वैसे ही आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा बदलना है। सिंटैक्स में यही चीज़ समझनी पड़ती है, थोड़ा बहुत मिस्टेक रहती है, उनको सही कर देना होता है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आपको इसको बनाना है, मिल्क मतलब दूध, ठीक है, मिल्क फिर क्या है यहाँ पर इज, मिल्क इज प्रेफरेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेफरेबल, और फिर क्या है देन। तो यहाँ पर देन को क्या करना है आपको, टू, मतलब कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग, कंपेयर ही तो कर रहे हैं। मिल्क हमारा दूध जो है वो चाय से ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो क्या करेंगे यहाँ पर आप इसको जो है देन की जगह पर टू कर देंगे, बाकी आपको वही टी कर देना है। तो बस इतना देखिए मिस्टेक था, हमने सही कर दिया। अगला देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, रमेश इज जूनियर देन महेश। अब इसको बनाइए, चलिए। तो रमेश जो है वो जूनियर है महेश से। अब इसको कैसे बनाएंगे ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे हम लोग रमेश, ठीक है, रमेश फिर क्या है यहाँ पर इज, तो इज हो जाएगा हमारा, फिर क्या है जूनियर सीनियर तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। जूनियर मतलब हमसे जो छोटा होता है। तो रमेश इज जूनियर, और दैन की जगह पर क्या लगा देना है, टू, क्योंकि मैंने बताया कि जब कंपैरिजन हो रहा है तो दैन की जगह पर हमने टू किया, तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब छोटा बड़ा दिखा रहे हैं, तो इसको टू कर देंगे दैन की जगह पर। बाकी क्या है, फिर महेश है तो महेश कर देंगे, MAHESH, बस रमेश इज जूनियर टू महेश। क्लियर है ना। देखिए कितना आसान है, रमेश जो है जूनियर है महेश से, तो बस हमारा ये बन चुका है वाक्य। अगला देखिए नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है, देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, यानी इस स्कूल में जो लड़कियों की संख्या है वो बहुत ही ज्यादा है, लार्ज है ना, काफी ज्यादा है। तो चलिए बनाते हैं इसको हम लोग, इसमें आखिरकार क्या मिस्टेक है। तो यहाँ पर देयर एम है, अब इसमें आपको एम की जगह पर क्या लगाना है भैया, आर, है ना, क्योंकि देयर के साथ आपको आर लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एम की जगह पर आर, तो देयर आर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो देयर आर फिर क्या है लार्ज, तो देयर आर लार्ज फिर क्या है नंबर, लार्ज नंबर ऑफ क्या है यहाँ पर गर्ल्स।
तो गर्ल्स कर देंगे हम लोग GIRLS, गर्ल्स इन, यहाँ पर क्या है, इन द स्कूल है ना, इन द स्कूल। तो देखिए छोटा सा मिस्टेक रहता है सिंटैक्स में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पर M की जगह पर R लगा दिए। तो आपने देखा जितने भी वाक्य मैंने कराया, यहाँ पर टू की जगह पर ऑफ लग गया था, इसमें हमने दैन की जगह पर टू लगाया, यहाँ पर भी दैन में आप टू लगा दिए, और इसमें आपने M की जगह R कर दिया। बाकी के सारे वाक्य वैसे ही आपको लिख देना होता है। इसे बोलते हैं सिंटैक्स, और वैसे ही वाक्य आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। काफ़ी ईजी रहता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए और आप आसानी से कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है ना। चलिए, बाकी यार आप अगर इस चैनल से पढ़ते हैं तो ये तो आप इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आपको जो भी चीज़ें मैं कराऊंगा वो तो यार 100% समझ में आएगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करता हूं कि आपको पूरी चीज़ें जो है क्लियर करा सकूं। भले टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन चीज़ें जो है हमारी वो क्लियर ही होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपके सामने आता है होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है भैया, समझिएगा। देखिए होमोफोन्स में एक प्रकार से जैसे दो आपके वर्ड रहते हैं जो कि उनका उच्चारण हमें पढ़ने में एक समान की ध्वनि आती है। जैसे अगर इसमें देखेंगे आप लोग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, अब इन दोनों को आप पढ़ेंगे तो इनकी ध्वनि सेम लग रही है ना। जैसे आप इनका उच्चारण करते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, तो इस प्रकार से इनको पढ़िए। और यहाँ पर इनका अर्थ जो है वो दोनों का अलग अलग होता है, और अर्थ अलग होता है तो इनको आपको वाक्य में प्रयोग करके स्पष्ट करना है कि अर्थ आखिरकार कैसे अलग है। बस यही होता है होमोफोन्स। और ऐसे आपके दो वाक्य बनाने के लिए आएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और जो आपका यहाँ पर EXCEPT है इसका मतलब होता है के अलावा। तो देखिए पहले का वाक्य लोग बनाते हैं। चलिए एक्सेप्ट का कैसे बनाएंगे, यहां पर आप एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, कोई भी आपके माइंड में जो आ रहा हो उसको बना सकते हैं। जैसे मैं यहां पर चलिए बनाता हूं ही एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट मतलब यहाँ पर एक्सेप्टेड भी कर सकते हैं। मतलब आपका जो वर्ड है ना वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड एक ही बात है ना, स्वीकार करना, या एक्सेप्ट मतलब पूर्ण रूप से स्वीकार करना। तो एक्सेप्टेड ए गिफ्ट, ठीक है, GIFT, ही एक्सेप्टेड ए गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, FRIEND। मतलब यहां पर हमने बनाया कि ही एक्सेप्टेड ए गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने मित्र के द्वारा दिया गया गिफ्ट या उपहार उसने स्वीकार किया पूर्ण रूप से। तो यहां पर हमारा देखिए इसका अर्थ निकल रहा है ना पूरे वाक्य का, और हमने इसको भी देखिए एक्सेप्टेड को भी इसी वाक्य में सम्मिलित कर दिया। यही होता है होमोफोन्स में, यही करना होता है आपको, ठीक है ना। जैसे दूसरा देखिए एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पर लिख देंगे नॉन, ठीक है, बनाइए नॉन, मेरे साथ आप करते जाइए, या आप कोई भी आपके माइंड में आ रहा हो तो आप अपने से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें यही डिपेंड नहीं कि यही जो मैं करा रहा हूं वही करिए, कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं इसको। ही एक्सेप्ट, EXCEPT, ही एक्सेप्ट राम कुड डू सच ए ब्रेव वर्क, ब्रेव डीड, यानी कि कार्य, डीड लिख सकते हैं या वर्क भी लिख सकते हैं। तो देखिए नॉन एक्सेप्ट राम कुड डू सच ए ब्रेव डीड, यानी कि जो राम ने जो वर्क किया था ना, जो भी काम भगवान राम ने किए थे वो एक प्रकार से साधारण तो थे नहीं, तो राम जी के अलावा कोई भी ऐसा वर्क या ऐसा कार्य नहीं कर सकता। सच में उनका कार्य बहादुरी पूर्ण था। तो अब यहां पर अगर आप इसको पढ़ें के अलावा शब्द है ना, इसका मतलब तो राम के अलावा कोई भी उनका कार्य नहीं कर सकता था। तो हम समझ गए ना, यहां पर आपका इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अगला देखिए नेक्स्ट यहां पर है एक्सीडेंट, फिर है इंसिडेंट। तो यहां पर एक एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, और इंसिडेंट मतलब होता है कोई घटना, ठीक है ना, कोई घटना हो जाती है अचानक से तो उसको इंसिडेंट बोलते हैं ना। तो चलिए एक्सीडेंट का आप लोग बनाइए वाक्य कैसे बनेगा। जैसे यहां पर हम इसको लिख सकते हैं मोहन या सोहन या रोहन, कुछ भी कर दीजिए। मोहन लॉस्ट, यानी कि लॉस्ट मतलब होता है खोना, खो दिया। मोहन लॉस्ट हिज लेग मतलब पैर या टांग बोलिए। लेग इज ए बाइक या कार कर दीजिए, यहां पर बाइक एक्सीडेंट है ना, बाइक एक्सीडेंट, ठीक है ना। यहां पर समझिएगा मोहन ने अपना पैर एक बाइक एक्सीडेंट यानी दुर्घटना में खो दिया, या कर सकते हैं कार दुर्घटना,
ट्रेन दुर्घटना, कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस वाक्य का अर्थ निकलना चाहिए। क्लियर ना। अब जैसे यहाँ पर देखिए इंसिडेंट्स, इसका मतलब होता है घटना, तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका बनाएंगे हम लोग दिस ड्रामा, ड्रामा मतलब होता है नाटक, है ना। दिस ड्रामा कंटेंट्स many गुड इंसिडेंट, ये वाक्य आपका इसमें सम्मिलित करना है ना, इंसिडेंट। तो इसका मतलब हो गया जो नाटक में जितना भी कंटेंट है वो एक प्रकार से पूर्ण रूप से घटना जो है बहुत अच्छी तरीके से दिखाएगा। जितनी भी घटना है, कोई नाटक हो रहा है तो कोई रामायण हो गया, रामलीला, कुछ भी तो ऐसे होता है ना, तो उसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो पूर्ण रूप से कोई राम बन जाता है, कोई हनुमान जी बन जाता है, कोई कुछ भी, तो ऐसे करके यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इंसिडेंट्स मतलब होता है कोई घटना। तो किसी घटना के ऊपर अगर हम कोई नाटक कर रहे हैं तो वो पूर्ण रूप से उसकी रूप में हम लोग उसको दिखा रहे हैं। तो ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है अल्टर, अल्टर मतलब होता है बेदी, है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर कैसे बनेगा, इसको देखिए अल्टर का मतलब होता है बेदी, तो यहाँ पर बनाएंगे ही नील्स बिफोर द अल्टर इन द चर्च। देखिए CHURCH, चर्च जानते हैं, जो ईसाई धर्म के लोग मानते हैं, ठीक है ना, चर्च। तो देखिए ही नील्स बिफोर द अल्टर इन द चर्च। देखिए जो नील्स मतलब जो अपना एक प्रकार से अल्टर मतलब बेदी जो होती है, जैसे कि हम लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो हम लोग एक प्रकार से झुककर प्रणाम करते हैं, ठीक है। वैसे ही चाहे मान लीजिए कोई भी धर्म का व्यक्ति होता है, लगभग ऐसा करते हैं। तो अपनी जो वो बेदी होती है चर्च में, वहां पर वो भी जो है झुक करके प्रणाम करते हैं। तो बस यहाँ पर आपने इसका जो है वाक्य बना दिया और इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट है ALTER, यहाँ पर ए था और इसमें ई है, तो ये भी अल्टर है। अब इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको बनाते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर कि उसके अलावा, या जैसे कि हमने देखा था के अलावा, तो यहाँ पर भी इसका अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ पर वाक्य इसका बनाएंगे, तो देखिए क्या बनाते हैं वाक्य इसका बना सकते हैं नथिंग कैन ALTER नथिंग कैन अल्टर हिज कॉन्विक्शन CONVICTION कॉन्विक्शन। इसका मतलब क्या समझिए, देखिए नो नथिंग कैन अल्टर हिज कॉन्विक्शन, इसका मतलब है कोई भी चीज उसके दृढ़ विश्वास को बदल नहीं सकती। देखिए यहाँ पर अल्टर मतलब समझ सकते हैं बदलना, कह सकते हैं एक प्रकार से, है ना। तो मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि उसके मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में कहा जाए तो उसके दृढ़ विश्वास को बदल नहीं सकती। तो अल्टर शब्द हमने इसमें देखिए वाक्य ले लिया ना, एक वर्ड, यही हमें इस प्रकार से लेना था। चाहे जो भी वाक्य बनाएंगे उसमें आप लेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें ए रहेगा, सॉरी, तो ये ए वाला अल्टर है और ये ई वाला है ना, इस प्रकार से। जैसे नेक्स्ट देखिए अगला है यहाँ पर VALE, वेल मतलब होता है गांठ और एक बेल मतलब होता है जमानत, है ना। कहते हैं ना कोई क्रिमिनल जो होता है जेल से छूट कर आता है कि बेल पर आ गया, ऐसे ही। तो चलिए इसको बनाइए। यहाँ पर आप देखिए बेल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं गांठ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि रामू श्यामू कुछ भी कर लीजिए। तो रामू हैज बॉट VOUGHT बॉट 2 whales VALE है ना, LE whales ऑफ क्लॉथ CLOTHES। मतलब रामू ने कपड़े के 2 गट्ठे खरीदे, है ना, बेल्स 2 बेल्स ऑफ क्लॉथेस, यानी कपड़ों के 2 गट्ठे खरीदे, ठीक है, ये हो गया। जैसे दूसरा यहाँ पर है वेल VAIL जमानत के लिए, तो इसको आप बना सकते हैं कि द थीप यानी कि चोर, ठीक है ना, द थीप THEIF, है ना, द थीप हैज बीन रिलीज मतलब छूटा या छोड़ा गया, RELEASE रिलीज्ड ऑन बेल, है ना, ऑन बेल, यानी कि जो चोर है वो छोड़ा गया, रिलीज किया गया किस पर, बेल पर यानी जमानत पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके होमोफोन्स आएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो आपको मैं करा रहा हूं वो तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आपको यार पूरे के पूरे वाक्यों को करके ही जाना है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है एक जो कि होता है ट्रांसलेशन,
हिंदी से इंग्लिश करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। बाकी अभी काफ़ी सारे टॉपिक आपके बाकी हैं, चाहे आपका एंटोनियम साइनोनिम्स काफ़ी सारे हैं, तो उनको भी करेंगे। तो अब देखिए आपके सामने ये ट्रांसलेशन जो कि 5 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर के लिए पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर। अब ये 5 नंबर आप कैसे पक्का करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा। अगर आपने ध्यान दे दिया इसमें तो यार आप विश्वास करिए कि इसमें 5 नंबर में कम से कम 4 नंबर तो आप आराम से पा जाएंगे। जैसे इसमें देखिए कहा गया कि समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, कोई वाक्य आ जाएगा, इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं हो सकता, बीता समय कभी लौट कर नहीं आता, कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, और सत्य बात है। तो चलिए इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, कैसे आखिरकार आपको करना है। देखिए इसको करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको सबसे पहली जरूरी जो बात होती है वो ये है कि जो इसमें वर्ड हैं इनकी मीनिंग आपको आनी चाहिए। जैसे समय को टाइम से बोलेंगे, है ना, मनुष्य यानी मैन का मतलब ऑफ, सबसे बड़ा यानी कि बिगेस्ट, है ना, सबसे बड़ा बिगेस्ट, शत्रु का माने होता है तो एनिमी। तो चलिए आप इसको कैसे बनाएंगे कि मनुष्य समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो लिख सकते हैं कि टाइम है शब्द आया है ना, तो यहाँ पर इसको देखिए यहाँ से बनाना स्टार्ट करते, समझिएगा थोड़ा सा, एक एक लाइन का करेंगे, ठीक है ना, एक एक वाक्य का। तो टाइम इज मतलब समय, टाइम इज, ठीक है, समझिएगा, टाइम इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा मतलब बिगेस्ट, VIGGEST, ठीक है ना। टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी मतलब शत्रु, ENEMY, एनिमी ऑफ मैन, किसका, आदमी का, है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं ऑफ मैन, ऑफ मैन। अब देखिए कितना सिंपल है, टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैन, समय जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है या सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये हमारा एक लाइन का हो गया। अब इसके बाद इसका पालन ना करने वाला, पालन मतलब इसको फॉलो ना करे, यही तो कहेंगे ना, जैसे कोई रूल है उसको हमें फॉलो करना चाहिए या तो नियम का हमें पालन करना चाहिए। तो हिंदी में पालन और इंग्लिश में फॉलो। तो आप इसको बोल सकते हैं कि इसका जो पालन ना करने वाला होता है, जो इसको पालन इसका फॉलो नहीं करता, वो कभी सफल नहीं हो सकता, मतलब कभी सक्सेस नहीं हो सकता। तो लिखेंगे कि द पर्सन मतलब कोई मनुष्य ही तो इसका पालन करेगा। तो अगली लाइन चलिए यहाँ से इसको ब्लू पेन से लिखते हैं एक लाइन का। तो लिखेंगे यहाँ पर द पर्सन हु मतलब जो, यहां पर आया है ना, इसका पालन ना करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं हो सकता। तो द पर्सन हु डज नॉट, ठीक है ना, डज नॉट मतलब फॉलो नहीं करेगा जो, तो हु डज नॉट, ठीक है, मतलब पालन न करना। तो हु डज नॉट फॉलो, यहां पर पालन के लिए आप फॉलो शब्द करेंगे, ठीक है ना, FOLLOW, हु डज नॉट फॉलो दिस, हु डज नॉट फॉलो दिस। तो यहाँ पर जो इसको फॉलो नहीं करेगा, कह रहा है कि कभी सफल नहीं हो सकता, मतलब कभी नहीं। तो कभी नहीं के लिए आप नेवर लगाते हैं, कभी नहीं मतलब नेवर। तो दिस फिर है आपका नेवर गेट सक्सेस, मतलब कभी सफलता नहीं पा सकता या सफल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो द पर्सन हु डज नॉट फॉलो दिस नेवर गेट सक्सेस, जो समय का पालन नहीं करेगा वो सक्सेस नहीं हो सकता। आप ही अपने ऊपर से ले लीजिए, आप अगर एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे, आपका समय निकला जा रहा है, तो आप सफलता भी नहीं पाएंगे, मतलब अच्छे नंबर नहीं पा सकते। इसी प्रकार से चलिए फिर से ब्लैक पेन लेते हैं, यहाँ से अगला देखिए, कहा गया कि बीता समय कभी लौट कर नहीं आता, जो बीता हुआ समय है वो क्या लौट कर आएगा। तो लिखेंगे बीता समय के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, पास्ट टाइम, ठीक है ना, पास्ट मतलब बीतना, पास्ट टाइम डज नॉट, TOES डज नॉट, लौट करना आना मतलब कम बैक, है ना, कम बैक, डज नॉट कम बैक, पास्ट टाइम डज नॉट कम बैक, बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, ठीक है। इसके बाद यहां पर है कहा जाता है कि, कहा जाता है कि, तो यहां पर लिखेंगे इट इज, समझिएगा अगली लाइन का, इट इज सैड मतलब कहा जाता है। द वेव मतलब नदी की लहर, वेव लहर के लिए क्या बोलते हैं, वेव, है ना। तो नदी की लहर और समय की गति, समय की गति और नदी की लहर किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, मतलब नहीं किसी के लिए रुकती। तो इट इज सैड, यहाँ पर लिखेंगे दैट वेव, किसकी, नदी की, है ना, दैट वेव ऑफ रिवर, ठीक है ना, रिवर, नदी की लहर, वेव ऑफ रिवर, एंड
और समय की गति मतलब स्पीड ऑफ टाइम, स्पीड ऑफ टाइम, स्पीड ऑफ टाइम किसकी प्रतीक्षा नहीं करती, किसी की परीक्षा नहीं करती, कोई भी हो, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे नेवर, मतलब किसी की भी नहीं, है ना, नेवर। नेवर प्रतीक्षा का माने होता है वेट, है ना, WAIT। तो स्पीड ऑफ टाइम नेवर वेट फॉर एनीवन, किसी के लिए नहीं रुकती, फॉर एनीवन, कोई भी हो किसी के लिए रुकने वाला नहीं है समय, ठीक है ना। तो बस इसी प्रकार से आप थोड़ा बहुत मान लीजिए, देखिए क्या आप यहाँ पर समझे अभी तक, देखिए मैंने जो कराया कि अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाती है तो आप प्रयास तो किए हैं इसमें, अगर जो मैंने बताया इस प्रकार से करेंगे तो 5 में 5 नंबर, 5 में 5 नंबर, और थोड़ा बहुत मिस्टेक भी रहेगी तो 4 नंबर तो कहीं भी नहीं जाने वाला। तो प्रयास करिएगा, है ना। बाकी और भी काफ़ी सारे वीडियो अभी आने वाले हैं जिनमें मैं ये सारी चीज़ें आपको कराऊंगा। अब चलिए इसके बाद आपका आता है, देखिए यहाँ पर 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका एंटोनियम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इनको भी चलिए कर लेते हैं हम लोग, समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले है एंटोनियम्स, विलोम शब्द। इसको जितने वर्ड बता रहा हूँ इनको बिल्कुल तैयार आपको कर लेना, ठीक है ना। तो पहला आपका है एबव, एबव का मतलब होता है ऊपर, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा क्या, वेलो, क्या होगा, वेलो। नेक्स्ट यहाँ पर है अटैक, अटैक मतलब आक्रमण, तो इसका हो जाएगा डिफेंड। नेक्स्ट यहाँ पर एबिलिटी, इसका मतलब होता है योग्यता, तो इसका हो जाएगा इनएबिलिटी, ठीक है ना। अगला देखिए एडवांस, एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना, तो इसका हो जाएगा रिट्रीट, है ना, एंटोनियम्स, है ना। अगला क्या है फिर आपका एडवर्सिटी, तो इसका हो जाता है विपत्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। अगला देखिए नंबर 6 अराइवल मतलब होता है आगमन, तो यहाँ पर हो जाएगा डिपार्चर, इसका अपोजिट। फिर देखिए अरेस्ट, अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार, तो यहाँ पर हो जाएगा रिलीज, रिलीज मतलब छोड़ देना। अगला देखिए एसेंट, एसेंट मतलब होता है चढ़ाई, तो यहाँ पर हो जाएगा डिसेंट इसका, ठीक है। समझिएगा जितने वर्ड बता रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 25 से 25 वर्ड लगभग बताऊंगा हर एक उसका। तो अगर इतना पढ़ लिए तो आपका जो ये जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब सही सही, तो इसका हो जाएगा इनएक्यूरेट, क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट। फिर है आपका एम्पल, एम्पल मतलब होता है पर्याप्त, तो इसका हो जाएगा मीगर्स, क्या हो जाएगा, मीगर्स। फिर देखिए यहाँ पर अगला यहाँ पर आता है आपका 11 नंबर, जिसमें आपका है एंटोनियम्स, आपको बताना है एंजल, एंजल मतलब होता है देवदूत, तो इसका हो जाएगा डेविल, ठीक है। अगला है ब्लंट, ब्लंट मतलब होता है धारहीन, तो यहाँ पर हो जाएगा शार्प, ठीक है ना, धारदार, इसका हो जाएगा मतलब धारहीन का धारदार। फिर है बरेन, बरेन मतलब बंजर, तो इसका हो जाएगा फर्टाइल। नेक्स्ट यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड, तो यहाँ पर हो जाता है जटिल, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल या पेचीदा, तो इसका हो जाएगा सिंपल। अगला है कन्फेस, कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना, तो इसका हो जाएगा डेनी, है ना। नेक्स्ट है सिविलाइज्ड, तो मतलब सभ्य, तो यहाँ पर हो जाएगा विल्ड, ठीक है, समझिएगा। 17 नंबर है डीप, डीप का होता है गहरा, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा सैलो, ठीक है ना। अगला देखिए क्रेडिट, क्रेडिट मतलब होता है उधार, है ना, तो इसका हो जाएगा कैश, अपोजिट क्या होगा, कैश, क्रेडिट का। नेक्स्ट यहाँ पर है सर्टेन, सर्टेन मतलब निश्चित, तो इसका हो जाएगा अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। फिर है केयर, केयर मतलब देखभाल, तो यहाँ पर हो जाएगा निग्लेक्ट मतलब अनदेखा करना। फिर है कंपेयर, कंपेयर मतलब तुलना करना, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका कॉन्ट्रास्ट। अगला देखिए करेजियस, करेजियस मतलब साहसी, तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम्ड मतलब डरपोक। अगला है 23 नंबर डिमांड मतलब मांग, इसका हो जाएगा सप्लाई। जैसे किसी चीज की मार्केट में डिमांड है तो उसको सप्लाई मतलब कि उसकी पूर्ति करना, तो अपोजिट है एक दूसरे के। 24 नंबर है डायनामिक मतलब गतिशील, तो इसका हो जाएगा स्टैटिक मतलब स्थिर। फिर है इंट्रेंस, इंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश, तो इसका हो जाएगा स्ट्राइक मतलब निकास, ठीक है। तो यहाँ से 25 आपके एंटोनियम्स मैंने बता दिए। अब हम लोग यहाँ पर इसी प्रकार से 25 वर्ड जो है सिनोनिम्स के देखेंगे, जितने बता रहा हूँ ना पूरे के पूरे तैयार आप लोग जरूर कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर देखिए सिनोनिम्स में इसका मतलब होता है समानार्थी शब्द। पहला है आपके सामने अटेन, अटेन मतलब होता है प्राप्त करना, फिर तो इसका हो जाएगा अचीव करना या गेन, गेन मतलब भी प्राप्त करना होता है, ठीक है। कोई भी वर्ड आ जाए तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। एबंडन, एबंडन मतलब होता है छोड़ देना, तो इसका हो जाएगा लीव या फॉरसेक। नेक्स्ट यहाँ पर है अटैक, अटैक मतलब आक्रमण, तो यहाँ पर हो जाएगा एग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एबिलिटी, तो इसका मतलब होता है योग्यता या टैलेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एंगर मतलब क्रोध या इसका हो जाता है रेग या वर्थ, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर एक्नॉलेज, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, तो इसका हो जाएगा एक्सेप्ट, है ना। ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, तो इसका हो जाएगा वायलेंट। नेक्स्ट है बेन, बेन मतलब सांप, तो इसका हो जाएगा कर्स या मिसचीफ, ठीक है ना, इसका मतलब भी होता है सांप। फिर आता है आपका यहाँ पर बेनिफिट, बेनिफिट मतलब होता है लाभ, क्या होता है लाभ, तो इसको कर सकते हैं प्रॉफिट या एडवांटेज। नेक्स्ट यहाँ पर है ब्यूटीफुल, तो इसका हो जाता है सुंदर या इसी को बोल सकते हैं ब्यूटीफुल को प्रिटी लवली।
अगला देखिए बिजी, बिजी मतलब व्यस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट यहाँ पर है बून, बून मतलब वरदान, तो इसका हो जाएगा फेवर या कंफर्ट। ठीक है, 12 हो चुके हैं। अगला देखिए, जितने वर्ड बता रहा हूं बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, एक भी वर्ड मिस मत करिएगा, टाइम बहुत कम है हमारे पास। और चैनल को भी सब्सक्राइब आपको कर लेना क्योंकि वीडियो भी मिस नहीं होनी चाहिए एक भी, ठीक है ना। तो कॉन्विक्ट मतलब होता है अपराधी, तो इसका हो जाएगा क्रिमिनल, क्रिमिनल किसे बोलते हैं, जो अपराधी होता है। क्लेवर, क्लेवर मतलब चतुर, यहाँ पर हो जाएगा टैलेंटेड। कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, तो इसका हो जाएगा स्ट्रगल। कैप्चर मतलब पकड़ना, तो अरेस्ट करना या सीज करना, वो भी पकड़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है करप्ट, करप्ट मतलब भ्रष्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा डेमोरलाइज, क्या हो जाएगा डेमोरलाइज। नेक्स्ट यहाँ पर है डिफीट, डिफीट मतलब हराना, तो इसको बोल सकते हैं ओवरकम, ओवरकम मतलब विजय प्राप्त करना या हराना, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मतलब होता है छोड़ना, जैसे आप लोग मोबाइल में देखते होंगे ऐसे वर्ड आता है ना डिस्कार्ड, जैसे कोई चीज आप सेटिंग कर रहे हैं उसको अगर आप नहीं करना चाहते तो वहाँ पर आ जाता है डिस्कार्ड का, तो डिस्कार्ड मतलब छोड़ देना या छोड़ना चाहते हैं आप, वहाँ पर नहीं रहना चाहते, तो इसका हो जाएगा रिजेक्ट करना। ठीक है, डीड, डीड मतलब कार्य, तो इसका हो जाएगा अचीवमेंट, कोई आप बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं अचीवमेंट। ठीक है, डेवलप, डेवलप मतलब होता है विकास, तो इसको बोल सकते हैं प्रोड्यूस या ग्रो होना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है डिस्कवर, डिस्कवर मतलब होता है खोजना, तो इसका हो जाएगा डिस्क्लोज। अगला देखिए डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड मतलब क्या होता है बांटना। फिर है 24 नंबर एफर्ट, एफर्ट मतलब प्रयत्न, या इसी को बोल सकते हैं अटेम्प्ट या ट्रायल। अटेम्प्ट मतलब आपने कई सारे प्रयास किए, है ना, ये हो गया। एनिमी, एनिमी मतलब तो है दुश्मन, तो इसको बोल सकते हैं ओपोनेंट। तो 25 यहाँ से बच्चों आपके साइनोनिम्स के वर्ड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समझ रहे हैं ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है। चलिए, जिस प्रकार से हिंदी में आप पढ़ते हैं वैसे ही इंग्लिश में भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर पहला देखिए वर्ड क्या है आपके सामने, फर्स्ट वर्ड है ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद लिख रहा है तो उसको बोलेंगे आत्मकथा या इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखिए ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, कोई व्यक्ति जो कि विश्वास करता है कि भगवान नहीं, उसको बोलते हैं एस्थीस्ट या नॉस्टिक। अगला है एन असेंबली ऑफ लिस्टनर, श्रोताओं की जो भीड़ होगी या श्रोताओं की जो सभा होती है उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं ऑडियंस, क्या बोलते हैं ऑडियंस यानी श्रोता। तो जैसे कि कहीं पर कोई सभा लगी होती है, वहाँ पर कोई एक व्यक्ति भाषण देता है तो उसको सभी लोग सुनते हैं, और असेंबली वही तो होता है सभा के लिए, तो जो सुनने वाले होते हैं उनको ऑडियंस बोला जाता है, यानी कि उनको श्रोता बोल सकते हैं। क्लियर है ना। अगला देखिए नेक्स्ट यहाँ पर द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, अब यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखता है या जीवनी किसी दूसरे के जीवन की घटनाओं के बारे में लिखता है तो उसको बोला जाता है बायोग्राफी यानी जीवनी। ठीक है ना, जीवनी आत्मकथा में अंतर तो आप जानते हैं हिंदी में, वैसे ही। अगला देखिए बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, तो इसको बोलते हैं कॉन्टेम्प्ररी, क्या बोलते हैं कॉन्टेम्प्ररी, यानी कि एक ही समय पर कोई यहाँ पर जैसे कह सकते हैं बिलोंग करता है या एक जगह से, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेम्प्ररी, है ना। अगला देखिए ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जैसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की मतलब जैसे कहीं पर सरकार होती है ना, तो डेमोक्रेसी जो होती है एक प्रकार से कि वहां पर जनता के द्वारा जनता का शासन होता है ना, लोगों का शासन, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, है ना, लोकतंत्र। अगला देखिए फिट टू बी चूजन, तो यहां पर बोलते हैं चुनने के योग, एलिजिबल, है ना। फिर आता है ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स, जैसे कोई व्यक्ति जो होता है खुद के बारे में हमेशा सोचता रहता है उसको सेल्फिश बोलते हैं, ठीक है ना, एगोइस्ट, तो इसका हो जाएगा एगोइस्ट। नेक्स्ट यहां पर है वन हु बिलीव इन फेट, जो व्यक्ति भाग्य में विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं फैटालिस्ट यानी भाग्यवादी। क्लियर है ना। फिर आता है आपका यहां पर अगला वाक्य, देखिए तो यहां से 9 हो चुके हैं, 10वां नंबर देखिए, तो नंबर 10 है आपका यहां पर वर्क फॉर मनी, तो इसको जो पैसे के लिए वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं मर्चनरी, ठीक है ना, मर्चनरी। नेक्स्ट यहाँ पर है 11 नंबर ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डीड, यानी कि कोई बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उसको बोलते हैं ऑर्फन, मतलब अनाथ, क्या बोलेंगे अनाथ, ऑर्फन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसमें देखा ना जा सके उसको बोलते हैं ऑपोक्यू। तो इसके बाद यहाँ पर आता है
वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू ए होली प्लेस। जैसे कोई व्यक्ति कहीं पवित्र स्थान पर यात्रा करने के लिए जाता है तो उसको बोलते हैं पिलग्रिम्स, ठीक है ना, यात्री। अगला देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, निरक्षर बोला जाता है, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसको बोल सकते हैं इलिटरेट। क्या बोलेंगे, इलिटरेट, मतलब अनपढ़ या निरक्षर, ठीक है। अगला देखिए 15 नंबर आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो इसको डेमोक्रेसी बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है वन हु डज नॉट ईट मीट। जो व्यक्ति मांस नहीं खाता उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन, यानी कि शाकाहारी। क्लियर है ना, तो यहां पर हो जाएगा शाकाहारी। फिर देखिए वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वन कंट्री। जो अपने देश के प्रति बहुत सारा एकदम कहे तो प्यार रखता हो, देश से प्रेम करता हो, उसको बोलते हैं देशभक्त, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, पैट्रियट, है ना, तो ये हो जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पर दैट इज डिफिकल्ट टू बी बिलीव। जिस पर विश्वास करना काफी कठिन हो उसको बोलते हैं अनबिलीवेबल। क्या बोलते हैं, अनबिलीवेबल, ठीक है ना, अविश्वसनीय। यहाँ पर फिर है रूलर हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी। ऐसा कोई शासक जिसके पास पूर्ण स्वामित्व हो, वो जो करना चाहे कर सके, कोई भी उसको रोकने वाला ना हो, उसको क्या बोलते हैं, डिक्टेटर, ठीक है ना, डिक्टेटर। नेक्स्ट यहाँ पर है वन हु नो मेनी लैंग्वेज। जो एक से अधिक या अनेकों भाषाएं जानता हो उसको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट, ठीक है। तो ये 20 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो चुके हैं जो कि काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है सेक्शन ए। शुरुआत यहां पर देखिए सेक्शन ए से होती है आपके पेपर की, और यहां पर एक पैसेज दिया रहता है आपको, ठीक है। तो पैसेज में समझिएगा किस प्रकार से आएगा और आप लोग इस अनसीन पैसेज को कैसे बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर इस पैसेज को पढ़िए, एक बार कहा गया है कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय नंबर ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट। यानी कि जो मनुष्य का जीवन है वो इससे गिना नहीं जा सकता कि वह कितने महीने, कितने साल, कितने दिनों तक जो है जीवित रहा, बल्कि उसके यहाँ पर कहना ना, बट वाई द डीड, लेकिन उसके कार्य देखे जाते हैं। डीड मतलब कार्य, उसके कार्यों को देखा जाता है। ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट, जो कार्य उसने पूरे किए होते हैं, एंड बाय द अचीवमेंट, जो उपलब्धियां उसने हासिल की होती हैं। कोई भी व्यक्ति उसके कार्यों को हमेशा याद किया जाता है, ना कि उस व्यक्ति को। कोई भी व्यक्ति होता है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में सोचिए, जैसे कोई व्यक्ति है अगर उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया और उसकी मृत्यु हो गई है, तो क्या उसको कोई आगे चल के याद करेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे आज के टाइम पर हम लोग काफी सारे वैज्ञानिकों की बात कर लें, हमारे लीडर जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात कर लें, उनको आज भी एक आदर्श के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं। अगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया होता तो क्या दुनिया में लोगों की कमी है? काफी सारे लोग इस दुनिया में आए चले गए, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कुछ कार्य किए हैं और उनके कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। तो इसका मतलब यही हो गया। अब देखिए इसके बाद कहा गया है यहाँ पर, व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि ये एक प्रमुख संदेश बताया जा सकता है कि जो रियल सिग्निफिकेंस लाइफ का रियल एक पॉइंट है वो ये ही है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती। मतलब ये मैटर नहीं करता कि आप कितने दिन जीवित रहे, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, बल्कि ये मैटर करता है कि क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, आपके अंदर क्या क्वालिटी, क्या गुण रहा है, आपने क्या किया, ये मैटर करता है, ना कि क्वांटिटी नंबर। यानी कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, ठीक है। तो ये इसका आपका पैसेज है। अब पैसेज को सबसे पहले आपको इसी प्रकार से समझना है, कोई भी पैसेज आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको आना है क्वेश्चनों में। जैसे यहां पर क्वेश्चन आपके नीचे दिए गए हैं, अब इनको समझिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, मनुष्य के जीवन को किस प्रकार से देखा जाता है। तो अब मेजर्ड शब्द यहां पर आ गया, अब इसमें भी आया, तो इसको आप कह देखिए, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर, मनुष्य के जीवन को किससे नहीं गिना जा सकता? तो भैया नंबर ऑफ डेज से नहीं गिना जा सकता, माने कि दिनों की संख्या, महीनों की संख्या से काउंट नहीं किया जा सकता। वहां पर क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? यहां पर आंसर आप इसका लिखेंगे कि मैंस लाइफ, हाउ शब्द आप पहले हटा देंगे, क्वेश्चन वर्ड को आपको हमेशा हटा देना होता है, यही तरीका होता है करने का।
कोई भी अनसीन पैसेज आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे कि मैंस लाइफ इज मेजर्ड, मैंस लाइफ इज मेजर्ड, ठीक है ना। कैसे दिखा जाता है उसको, बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट, यानी कि उसने जो कार्य को किया होता है और जो अचीवमेंट हासिल की होती है उसी से देखा जाता है। तो मेजर्ड बाय हिज मतलब उसके, डीड मतलब कार, हिज डीड, फिर इसके बाद यहाँ पर हिज डीड के बाद यहाँ पर आ जाएगा एंड अचीवमेंट, यानी कि उसकी जो उपलब्धियां होती हैं, उपलब्धियों से भी व्यक्ति को जाना जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका पूरा राइट आंसर, मतलब मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द हिज डीड एंड अचीवमेंट। देखिए जो व्यक्ति का जीवन है उसकी उपलब्धियों से देखा जाता है, ना कि उसके नंबर ऑफ डेज, यानी कितने दिनों तक जीवित रहा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपका जो आंसर आएगा वो आपको इसमें क्वालिटी पकड़ना है, क्वांटिटी नहीं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू द इन लाइफ। तो चलिए इसको भी अब यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पहले आप क्वेश्चन वर्ड हटाएंगे। सबसे पहली बात यही आपको याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आए उसका पहले हमें पकड़ना होता है क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पर है कि व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ। यहाँ पर आइए इसका आंसर कैसे देना है। देखिए ए मैन शुड प्रेफर टू डू नोबल डीड, यानी कि उसके जो कार्य होते हैं वो किससे संतुष्ट होते हैं। अगर अच्छे कार्य कोई करेगा तो उसको पुरस्कार के रूप में देखा जाता है, उसको पुरस्कार भी दिए जाते हैं काफ़ी सारे, है ना। तो चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं अपने से आप लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अगर आप मान लीजिए कि इसका पूरा का पूरा उतारने की कोशिश करेंगे, आप काफ़ी सारे बच्चे कहेंगे कि भैया हमें पैसे से ही तो करना है, तो भैया पैसे से पूरा उतार दिया आप लोग, वाट कुछ भी नहीं देखे, सारी चीज़ें उतारते चले गए। तो यार आप अगर वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो नंबर कैसे मिलेंगे, क्योंकि 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। और अगर थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, इसमें ये मैटर नहीं करता। मैंने अभी बताया कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो क्वालिटी दार आप लोग आंसर दीजिए, चाहे भले 2 लाइन में दीजिए, बाकी अच्छे से देना है। ऐसा नहीं कि आप उसमें इतना सारा यहीं से पैसे से पूरा भैया उतार देंगे तो आंसर बड़ा दिखेगा और नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर का देखिए, यहाँ पर हो जाएगा कि ए मैन शुड प्रेफर, ठीक है, PREFER। तो यहाँ पर हमने व्हाट शब्द हटा दिया और ए मैन जोड़ दिया, क्योंकि आप का क्वेश्चन करा किसके बारे में करा, तो आदमी के बारे में, मनुष्य के बारे में। तो व्हाट हटा दिए, ए मैन जोड़ दिए। तो ए मैन शुड यहाँ पर प्रेफर हो गया। फिर इसके बाद हो जाएगा प्रेफर टू डू इन लाइफ, मतलब नोबेल, ठीक है ना, नोबेल डीड, यानी कि जो उसके पुरस्कार सराहनीय जो कार्य होते हैं उसके लिए उसको याद किया जाता है। तो नोबेल डीड इन हिज लाइफ, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन इन डीड एंड इन डीड, यानी कि कार्य उसके जो होते हैं और जो एक प्रकार से उनमें जो मतलब जो अच्छे कार्य हैं और जो उसके बुरे कार्य हैं, उन दोनों के बीच यहाँ पर क्या डिफरेंट हो सकता है। तो अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन डीड और डीड के बीच में क्या डिफरेंट है, ये आपको बताना है। तो इन डीड और डीड के बीच में क्या डिफरेंट है, चलिए इसका आंसर देखिए। तो हो जाएगा कि इन डीड मीन, जो इस पैसेज में कहें तो जो ये वर्ड आए हैं दोनों, इन डीड और डीड, इनका आपको अंतर बताना है। तो लिखेंगे इन डीड मीन्स, यानी इन डीड का मतलब क्या है, इन डीड मीन्स रियली एंड डीड मीन्स वर्क। इसका मतलब समझिए, देखिए इन डीड का मतलब होता है वास्तविकता और डीड का मतलब होता है कार्य। तो बस इतना आप समझ गए तो भैया आपका आंसर कोई भी काटने वाला नहीं है। ऐसे टोटल हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 5, और एक क्वेश्चन का 3 नंबर, मतलब 15 नंबर आपका पैसेज का मिलेगा, ठीक है। जो सेक्शन ए आपका स्टार्ट होगा, इस सेक्शन का 15 नंबर होता है, ठीक है, शुरुआत का। तो ऐसे ही आपको पैसेज को समझ करके पूरा करके आना है। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी जो होता है राइटिंग सेक्शन, इसमें आपको आर्टिकल पूछे जाते हैं और आपका लेटर राइटिंग। तो देखिए
आर्टिकल में समझ लीजिए कौन कौन से आर्टिकल आपको तैयार करना है, और आर्टिकल मैं आपको काफी सारे करा भी चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर वीडियो अच्छे तरीके से मैं लाऊंगा जिसमें आर्टिकल और लेटर राइटिंग को आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए पहला आपके लिए 2024 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। पॉल्यूशन के ऊपर आपको यार बिल्कुल तैयार कर लेना है, है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, ठीक है ना। आर्टिकल लिखने का तरीका आपको नहीं पता तो टेंशन नहीं लेना, चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, आप लोग क्यों दिक्कत देते हैं, सारी चीजें मिलेंगी। तो ये हो गया। दूसरा आपको तैयार करना है वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, मतलब कि भारत में नारियों की सुरक्षा पर आपको एक आर्टिकल तैयार करना है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है आपके लिए, जितने भी बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, इनको कर लीजिएगा। अगला देखिए नंबर 3, तीसरा आपको आर्टिकल अब तैयार करना है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम का, ठीक है ना। खेलों का क्या महत्व है आपकी लाइफ में, तो इसको आपको तैयार करना है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। और नंबर 4 देखिए, चौथा तैयार कर लीजिएगा योर एम ऑफ लाइफ, आपके जीवन का क्या महत्व है, ठीक है ना। तो ये आपका चौथा आर्टिकल, और ये 4 अगर आप पढ़ लेते हैं तो जो 10 नंबर का आपका आर्टिकल आएगा ये बिल्कुल आपका पूरा नंबर फिक्स हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिए, अब इसके बाद यहां पर लेटर राइटिंग बोलेंगे, भैया लेटर राइटिंग में क्या तैयार करना, ठीक है। लेटर राइटिंग में क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो यहां पर समझिएगा लेटर राइटिंग में आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लेटर है वो है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको देना होता है एक लेटर, ठीक है ना। तो ये मतलब कह सकते हैं क्या होता है, आपका शिकायत पत्र हो सकता है ना, आप शिकायत करेंगे तो शिकायत पत्र या एक संपादक पत्र कह सकते हैं। और इसके अलावा आपका मतलब एक यही समझ सकते हैं लाउड स्पीकर के बारे में एक आता है, जैसे कि आप के बोर्ड एग्जाम है तो उसमें क्वेश्चन आता है कि लाउड स्पीकर को आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोई लेटर दीजिए, तो इस प्रकार से एक लेटर आपको वो पूछा जाता है। तो आपके 2 से 3 है, बाकी लेटर की टेंशन मत लीजिए, आपका एक जल्द ही वीडियो आने वाला है तो आपको लेटर और आर्टिकल मैं करा दूंगा। बाकी यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट बुक आपकी बुक है उसमें प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री का एक वीडियो आपका उसका मिलेगा बहुत ही जल्द, क्योंकि वीडियो ये काफी लॉन्ग हो चुका है 1 घंटे प्लस का, इसलिए आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप उसका अगले वीडियो में वो चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।